हेलो स्टूडेंट, अभी आप अपने पेज नंबर 122 के ऊपर देखिए। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर 15 देख रहे थे सोशल साइंस स्टैंडर्ड 10 में। उसमें फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी थे, जिसमें 9th फीचर है फॉर्म ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज इज डिफरेंट। तो जो भी डिफरेंट डेवलपिंग कंट्री होती है उनका उसका जो स्ट्रक्चर होता है फॉरेन ट्रेड का वो अलग होता है। दिस कंट्रीज मेनली एक्सपोर्ट एग्रो प्रोडक्ट एंड फार्म प्रोडक्ट एज वेल एज मिनरल ओर्स। तो ये जो देश है वो सभी या तो मेनली या तो वो एग्री प्रोडक्ट या फिर फार्म प्रोडक्ट के मीन्स एक्सपोर्ट करते हैं, और इसके अलावा वो मिनरल सोर्स भी एक्सपोर्ट करते हैं। मेनली इसके ऊपर ही वो डिपेंड होते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैव लेस डिमांड एंड लो रेट। ये सब एक्सपोर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि इस टाइप के जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी डिमांड लेस होती है और उसका जो रेट होता है वो भी लो होता है। सो लेस इनकम इज गेन बाय एक्सपोर्टिंग दिस गुड्स। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो इनकम होती है वो भी कम होती है। While imports includes industrial product and machinery as the cost of this product is more। तो दूसरी तरफ देखें तो कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और मशीनरी को इंपोर्ट करें तो एज द कोस्ट दिस प्रोडक्ट इज मोर बराबर। तो इसके मुकाबले में ये जो प्रोडक्ट होते हैं वो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। सो एक्सपेंस ऑन इम्पोर्ट राइसिस। थस एज कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड्स आर एडवर्स। इसलिए क्या होता है, ये सभी होने की वजह से जो फॉरेन ट्रेड की जो कंडीशन होती है वो एडवर्स होती है। देयर इज एन इंक्रीज इन फॉरेन डेप्ट। क्या होता है कि जिसकी वजह से जो फॉरेन डेप्ट विदेशी मुद्रा है वो इंक्रीज होती है। बाहर का सामान आप अपने देश में लाओगे तो ऑब्वियसली ये होगा ही। देन थस वी सी अबोव मेंशन फीचर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज एज Indian economy is developing. All these features are related to India in greater or lesser measure। तो हमने ये ऊपर सभी इकोनॉमिक डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो फीचर्स है वो देखे, और ये हमें हमारे देश को भी लागू पड़ता है क्योंकि हमारा देश जो इंडिया है वो भी आज एक डेवलपिंग कंट्री ही है। उसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी जिससे हमें फ़ायदा हो, हम कुछ सामान बेचते हैं, कुछ खरीदते हैं, उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, पैसों का व्यवहार करके। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि जिसमें काम करते ऊपर उससे हमें कोई इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं होता। तो देखते चलो कि बिफोर स्टडिंग अबाउट इंडियन इकोनॉमी लेट अस नो व्हाट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ और सर्विसेज। तो कमोडिटीज़ और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए हम या तो पैसे को अर्न करते हैं या फिर स्पेंड करते हैं, उसे कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल एक्टिविटी ऑफ अ फार्मर एंड आर्टिसंस, अ बिजनेसमैन, अ टीचर एट्सेट्रा। तो इन सभी की जो एक्टिविटीज़ है, इनका काम है, वो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। एंड उसके बाद नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तो एक्टिविटीज़ दैट आर नॉट एम at obtain income or reciprocate something indirectly are called non-economic activities. For example, nurturing of child by the mother, activity of social services done by social worker etc. can be identified as non-economic activity। तो ये इकोनॉमी ऐसी है कि जैसे कि एक माँ अपने बच्चे का लालन पालन करती है, उसे बड़ा करती है, तो उसके लिए उसे कोई इकोनॉमिकली फ़ायदा नहीं होता। दूसरी तरफ देखें तो कि जो समाज सेवक है वो समाज की सेवा बिना कोई पैसा लिए करते हैं, तो ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का ढांचा कैसा है ये देखते हैं हम। तो वेरियस ऑक्यूपेशंस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी आर क्लासिफाइड इन 3 सेक्शन। तो अलग अलग प्रकार के व्यवसाय और इकोनॉमिक एक्टिविटी वो 3 सेक्शन में क्लासिफाइड की गई है। सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा है सर्विस सेक्टर। तो दिस क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी आर रिकॉग्नाइज एज कॉमर्शियल स्ट्रक्चर। तो ये जो सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसे कॉमर्शियल स्ट्रक्चर से मीन्स के नाम से
जाना जाता है। ऑल दिस 3 सेक्शंस आर एक्टिविटीज इंक्लूड इन देम मे बी डिस्कस्ड एज फॉलो। तो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज सच एज कैटल रियरिंग, कैटल ब्रीडिंग, फिशिंग, पोल्ट्री फार्म, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, माइनिंग ऑफ रॉ मेटल्स एट्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्शन एक्टिविटी। तो प्राइमरी सेक्शन एक्टिविटी में क्या आता है कि फार्मिंग आती है, फिर कैटल रेयरिंग आती है, पोल्ट्री आती है, फिशरिंग आती है। तो ये सभी प्राइमरी एक्टिविटी के तौर पर हम जानते हैं। उसके बाद देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। तो स्मॉल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री, तो छोटी और बड़ी स्केल की इंडस्ट्रियाँ, फैक्ट्रियाँ, कंस्ट्रक्शंस, इलेक्ट्रिसिटी, गैस एंड वाटर सप्लाई आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन। तो ये सभी सेक्टर इस सेक्शन में इंक्लूड होते हैं। दिस सेक्शन इज ऑल्सो एक्नॉलेज एज इंडस्ट्रीज विच इंक्लूड्स प्रोडक्शंस फ्रॉम स्मॉल पिन टू गिगोंटिक मशीन्स। तो ये सेक्टर उस इंडस्ट्रियों को भी शामिल करता है कि जिसमें छोटी पिन से लेकर बड़े बड़े मशीनरी बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है सर्विस सेक्टर। तो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूड इन दिस सेक्शन। तो इस सेक्शन में कई प्रकार की सर्विसेज वो इंक्लूड होती है। तो सर्विस लाइक ट्रेड, कम्युनिकेशंस, एयरवेज, वाटरवेज, एजुकेशन, हेल्थ, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टूरिज्म एंड एंटरटेनमेंट आर इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। तो ये सभी सर्विसेज इस सेक्टर में यानी कि सर्विस सेक्टर में इंक्लूड होती है। दैन नॉर्मली द प्राइमरी सेक्टर डोमिनेट्स इन डेवलपिंग कंट्री। तो डेवलपिंग कंट्री में हम देखें तो ज़्यादातर जो डेवलपिंग कंट्री होती है वो प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ही डोमिनेट होती है। प्राइमरी सेक्टर्स कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट इन अनएम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड नेशनल इनकम। तो प्राइमरी सेक्टर से क्या होता है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ती है और या सामान्यतः जो नेशनल इनकम है उसमें भी धीरे धीरे बढ़ोतरी होती है। However, as there is a rise in economic development, significance of primary sectors decrease in comparison to secondary and service sector, and importance of industrial sector and service sector increase। तो फिर भी प्राइमरी सेक्टर है वो थोड़ा लो लेवल मीन्स के उससे नेशनल इनकम बढ़ती तो है, पर जितना सर्विस सेक्टर और जो सेकेंडरी सेक्टर से फ़ायदा होता है, जितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उतनी हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्राइमरी सेक्टर के मुकाबले ये जो सर्विस सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है वो ज़्यादा फायदेमंद है। मीन्स उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ इंक्लूड होती है जिससे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बढ़ती है। अभी स्टूडेंट हम पेज नंबर 1 to 3 के ऊपर देखेंगे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लेबर। तो कोई भी प्रोडक्शन किस तरह से होता है, नेचुरल रिसोर्सेज और उसके ऊपर लगने वाले मजदूरों के ऊपर डिपेंड होता है। डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स आर यूज फॉर प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन में कई प्रकार के टूल्स यानी कि साधन भी यूज होते हैं। द टूल्स लाइक बुलॉक कार्ट, ट्रैक्टर्स, सिकल्स, लेबर, लैंड एट्सेट्रा आर एसोसिएटेड विथ प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में कौन कौन से टूल्स यूज़ हो गए, तो देखते हैं कि हम बुलॉक कार्ट, ट्रैक्टर, सिकल्स, लेबर, लैंड एट्सेट्रा। तो ये सभी चीज़ें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को प्रोडक्ट करने मीन्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को उत्पाद करने के लिए ये सभी चीज़ें का यूज़ होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस बट टू मेक स्टडी इजी दिस फैक्टर आर डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। तो कई प्रकार के फैक्टर्स है प्रोडक्शन के, पर इजीली हमें पता चला, इसीलिए इन सभी फैक्टर्स को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है: लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले देखते हैं लैंड। तो लैंड यानी इन नॉर्मल सेंस लैंड इज़ द अपर लेयर ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ। तो के सामान्यतः हम जानते हैं कि लैंड यानी कि अर्थ की सबसे ऊपर वाला हिस्सा। बट इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक लैंड मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पर इकोनॉमिक दृष्टि से देखें तो हम लैंड का मतलब ये होता है कि अलग अलग प्रकार के नेचुरल रिसोर्सेज विच इंक्लूड्स फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन, मिनरल्स
प्रेजेंट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। और वो सभी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, तो फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, मिनरल जो ज़मीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। थस लैंड इज नेचुरल टूल्स फॉर प्रोडक्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि लैंड वो एक नेचुरल टूल्स है प्रोडक्शन का। उसके बाद देखते हैं कैपिटल, यानी मैन मेड इंस्ट्रूमेंट हेल्पफुल इन प्रोडक्शन प्रोसेस सच एज इंस्ट्रूमेंट, टूल्स, हाउसेस एट्सेट्रा, यानी कि इंसानों की बनाई हुई चीज़ जो प्रोडक्शन के लिए काफ़ी यूज़फुल रहती है, जैसे कि टूल्स, हाउसेस, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स एट्सेट्रा। तो ये सभी कैपिटल में इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा प्रॉपर्टी, एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट एट्सेट्रा, ये सभी चीज़ें भी कैपिटल में इंक्लूड होती हैं। देन लेबर यानी मजदूर। तो लेबर मीन्स मेंटल और फिजिकल वर्क डन विथ द एम टू ऑब्टेन मॉनेटरी गेन। तो हमारा लेबर यानी क्या कि हमने जो मकसद, हमने जो लक्ष्य रखा है उसको किसी भी तरह से यानी कि हासिल करने के लिए हम जो फिजिकली और मेंटली काम करते हैं उसे लेबर कहते हैं। लेबर इज़ अ लिविंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो लेबर वो एक लिविंग प्रोडक्शन है, लिविंग फैक्टर्स है प्रोडक्शन का। वर्क ऑफ फार्म लेबर्स, वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, आर्टिसन एट्सेट्रा इज कॉल्ड लेबर। तो चाहे वो टीचर का काम हो, वर्कर का हो, डॉक्टर्स का हो या आर्टिसन का हो, उन सभी को हम लेबर कहते हैं। देन एंटरप्रेन्योरशिप। तो द पर्सन्स हु efficiently combines the three factors of production, land, capital and labor is called entrepreneur। तो इन शॉर्ट एंटरप्रेन्योर ये उसे कहते हैं कि जो सही का मालिक हो, यानी कि उसने प्रोडक्शन के लिए ज़मीन खरीदी हो, उसके टूल्स लाया हो, उसके ऊपर जो भी खर्चा है होता है वो खर्चा करता है, लेबर्स लाता है और पूरे कामकाज के ऊपर अपनी देख रेख रहता है। इन शॉर्ट उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। तो द प्रोसेस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द थ्री फैक्टर्स ऑफ इन प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सभी फैक्टर्स के ऊपर जो ध्यान रखता है उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड वाइल रिसोर्सेज टू फुलफिल देम आर लिमिटेड। तो हमारी जो वांट्स है, हमारी जो ज़रूरियातें हैं वो काफ़ी मीन्स अनलिमिटेड है, पर उसे पूरा करने के लिए जो रिसोर्सेज है वो सभी लिमिटेड है। नो नेशंस ऑफ द वर्ल्ड हैज़ रिसोर्सेज इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके पास अनलिमिटेड क्वांटिटी में ये सभी रिसोर्सेज उपलब्ध हो। देयर विल ऑलवेज बी स्कैरसिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमेशा देखें तो प्रोडक्शन की स्कैरसिटी सभी कंट्री को फेस करनी पड़ती है। एज अ रिजल्ट और नतीजा ये आता है कि एवरी कंट्री फेसेस प्रॉब्लम रिलेटेड टू एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज। तो सभी कंट्री को ये जो कभी ना कभी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम को फेस करना ही होता है। मैनी क्वेश्चंस अराइज सच एज व्हाई, व्हेन एंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज कैन बी यूज। तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन हमारे दिमाग में उद्भवते हैं कि जैसे कि वाई, क्यों, व्हेन, कब और हाउ मच, कितनी क्वांटिटी में हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करें तभी ये जो रिसोर्सेज है वो हमें मीन्स हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बच पाएगी। उसके बाद देखते हैं कि अनलिमिटेड वांट्स। तो ह्यूमन वांट्स आर अनकाउंटेबल एंड अनलिमिटेड। सो मैनी वांट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वन वांट। तो हमारी एक इच्छा पूरी होती है तो उस एक इच्छा में से दूसरी कई सारी इच्छाएं पैदा हो ही जाती है। मैनी रिक्वायरमेंट आर टू बी फुलफिल अगेन एंड अगेन वाइल मैनी वांट्स अराइज बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट की वजह से कई जो वांट्स है वो फुलफिल होती है और कई जो दूसरे वांट्स है वो फिर से अराइज होती है। फर्स्ट बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स वांट्स बिकम्स अनलिमिटेड। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि कई प्रकार से हमें हमारी जो वांट्स है वो नई नई दिन ब दिन आती जाती है। सो इन ऑर्डर टू फुलफिल द वांट्स वन हैज़ टू मेक सिलेक्शंस अमंग वांट्स। तो हमें हमारी जो ज़रूरियातें हैं उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ सिलेक्टेड वांट्स ही रखनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज है वो आने वाले पीढ़ी के लिए बचे। इम्पोर्टेंट ऑर्डर इन टर्म ऑफ नेसेसिटी।
तो देखते हैं कि एज द रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई वांट्स आर लिमिटेड। तो जो हमारे रिसोर्सेज है जो हमारे वांट्स को पूरा फुलफिल कर सके वो लिमिटेड है। द इंडिविजुअल हैज़ टू डिसाइड विच वांट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। तो सभी को ये डिसाइड करना चाहिए कि हमारी कौन सी ज़रूरियात है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू प्रायोरिटी। तो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से उसे अपनी जो वांट्स है उससे सेटिस्फाइड होना चाहिए। विच एवर रिक्वायरमेंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैट हैज़ टू बी सेटिस्फाइड अर्ली एंड लेटर ऑन द ऑर्डर। तो जो भी रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे छोटी या बड़ी मात्रा में किसी भी प्रकार से संतुष्ट करना चाहिए। लिमिटेड रिसोर्सेज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली इंक्लूड्स नेचुरल वेल्थ एंड मैन मेड वेल्थ। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में जो फैक्टर्स है प्रोडक्शन के वो उसमें क्या इंक्लूड होता है कि मेनली वेल्थ और जो मैन मेड वेल्थ है वो। ऑल दिस टूल्स आर लिमिटेड। तो जितने भी टूल्स हैं हमारी जो वांट्स को फुलफिल करने के लिए वो सभी लिमिटेड है। सो दे हैव टू बी यूटिलाइज जुडिशियली। तो उसका उन सभी रिसोर्सेज का हमें सोच समझ कर यूज़ करना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टूल्स हैज़ टू बी डन कीपिंग सिलेक्टेड वांट्स इन द सेंटर। तो जो टूल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें हमारी वांट्स के हिसाब से ही सोच समझ कर करना चाहिए। सो स्टूडेंट अभी आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 124 के ऊपर देखिए, उसके ऊपर अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें क्या है कि जो रिसोर्सेज है हमारी डिमांड पूरी करने के लिए वो लिमिटेड है। नॉट ओनली दिस और यही नहीं, दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑल्सो। उनका दूसरी तरह से भी हम यूज़ कर सकते हैं। व्हेन एनी टूल्स ऑफ प्रोडक्शन में बी यूटिलाइज्ड मोर देन वन वे। तो कोई भी जो प्रोडक्शन का टूल्स होता है उसका हम एक से लेके ज़्यादा वे में यानी एक से दूसरे काम में यूज़ करें तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मल्टीपल यूज़ के लिए काम आता है। सो इट मे बी सेड दैट दिस यूजेज इज़ अल्टरनेटिव। तो ऐसा कह सकते हैं कि वो जो रिसोर्स है वो उसका हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल देखिए तो इफ़ वीट इज़ सोन इन अ लैंड, कि अगर कोई भी ज़मीन में वीट लगाए गए तो बाजरा, मेज, ग्राउंडनट और एनी अदर यील्ड कैन नॉट बी कल्टिवेटेड। तो ये सभी क्रॉप्स उस ज़मीन के ऊपर हम नहीं लगा सकते। अदर यूजेस ऑफ द लैंड हैज़ टू बी स्टॉप। तो दूसरे जो यूज है लैंड के वो स्टॉप हो जाए क्योंकि उस लैंड के ऊपर हमने पहले से ही गेहूँ की फसल लगा के रखी है। Thus, in above mentioned conditions, distribution of factor of production is done in such a way that they satisfy to maximum possible demand. उसके बाद देखते हैं मेथड ऑफ अलॉटिंग ऑफ रिसोर्सेज। अलॉटिंग यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तो किस तरह कौन सी मेथड्स है? तो एवरी नेशन ट्राइज टू अटेन स्पीडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल एलोकेशंस। तो सभी देश ये चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो कोई भी पॉसिबल एलोकेशन के साथ। एंड ऑफ रिसोर्सेज, अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज मेनली डन बाय टू मेथड। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो मेनली टू मेथड से डन होता है, मार्केट मैकेनिज्म एंड सोशल सिस्टम। बोथ द सिस्टम आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो दोनों ये जो सिस्टम है वो एक दूसरे से ऑपोजिट है। बाय मिंगलिंग बोथ सिस्टम मैनी अदर्स मेथड हैव डेवलप। तो इन दोनों सिस्टम को एक साथ करने से कई सारी और मेथडें डेवलप हो सकती है। एवरी कंट्रीज एक्सेप्ट वन और द अदर मेथड एज पर देयर रिक्वायरमेंट। तो सभी देश ये एक या दूसरी वजह से कोई भी दोनों में से कोई भी एक मेथड को एक्सेप्ट करते हैं। फॉलोइंग द एक्सप्लेनेशंस ऑफ मेथड टू अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो देखते हैं तो सबसे पहले मार्केट सिस्टम। तो उसमें क्या आता है? नेशंस लाइक अमेरिका, जापान, इंग्लैंड एट्सेट्रा हैव मेड देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट थ्रू मार्केट सिस्टम। तो अमेरिका, जापान, इंग्लैंड जैसे जो इकोनॉमिक डेवलप कंट्री है उन्होंने ये मार्केट सिस्टम की जो सिस्टम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो अपनाई है। मार्केट सिस्टम इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो इसे कैपिटलिस्ट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिए ये आपके ब्लैंक्स में या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है।
In these methods, the process of resources allocation is done on the basis of profit scope. तो इस तरह से इस मेथड में हम प्रॉफिट कौन सा काम करने में ज़्यादा प्रॉफिट हमें प्राप्त होगा, इसके हिसाब से हम अपना प्रोसेस कर सकते हैं. In this system, in productions and its related activity, profit is at the center. तो इस मेथड में जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट से रिलेटेड एक्टिविटी से वो सेंटर में होती है. पीपल इन्वेस्ट इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर दे फाइंड मोर स्कोप ऑफ प्रॉफिट. तो लोग वैसे ही इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे जिसमें उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होने के चांस हो. मार्केट इज़ कम्प्लीटली फ्री इन दिस सिस्टम. और इस सिस्टम में जो बाज़ार होता है, मार्केट होती है, वो कम्प्लीटली फ्री होती है. गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी और डज नॉट प्ले एनी रोल इन दिस मेथड. तो इस मेथड में गवर्नमेंट की कोई स्पेसिफिक इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं होती, या फिर किसी भी प्रकार से जो गवर्नमेंट है इस मेथड में अपनी दखल अंदाजी नहीं करती. कॉम्पिटिशन्स प्लेस अ विटल रोल इन अ मार्केट सिस्टम. तो इस सिस्टम में सबसे जो विटल रोल अदा करती है वो है competition. In the competitive market, the owner has to increase working capacity to the greatest extent in order to obtain maximum profit. तो इस सिस्टम में क्या होता है कि जो ओनर होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो और लोग भी सेटिस्फाइड हो, वैसी चीज़ें बाज़ार में रखता है. बिकॉज ऑफ दिस मेथड, और इसी मेथड के कारण मैनी न्यू रिसर्चेस आर डन एंड न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्रिएटेड. तो कई सारे रिसर्च हो रहे हैं और कई सारे जो मेथड है वो प्रोडक्शन की वो क्रिएट हो रही है. सो प्रोडक्शन इज़ द मैक्सिमम. इसलिए क्या दिन ब दिन क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन वो बढ़ रहा है. बिकॉज ऑफ दिस फास्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्रीज टेक प्लेस. थस कॉम्पिटिशन कंट्रोल्स द होल मार्केट लाइक एन इनविजिबल हैंड. तो इसलिए क्या होता है कि कंपटीशन होने की वजह से हमें दिखता नहीं है, पर पूरी मार्केट कंट्रोल हो जाती है कि लोगों को अच्छे दामों में, कम दामों में अच्छी चीज़ें मिलती रहती है और पूरी फैसिलिटी के साथ. एज द स्टेट डज नॉट इंटरफियर, दिस सिस्टम इज़ ऑल्सो नॉन एज फ्री इकोनॉमी. और हम कह सकते हैं कि इस जो सिस्टम में स्टेट कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता, इसीलिए हम इसे फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं. तो फीचर्स ऑफ मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम. तो अभी देखते हैं हम कौन कौन से फीचर है मार्केट मैकेनिज्म सिस्टम के. तो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन इज़ आइदर इंडिविजुअल और प्राइवेट. तो जो इसकी ऑनरशिप है रिसोर्सेज की, वो या तो प्राइवेट होती है या फिर इंडिविजुअल होती है. उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि प्रॉफिट इज़ एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन अ मार्केट सिस्टम. तो मार्केट सिस्टम में जो प्रॉफिट है वो सेंटर में होता है. देन कंज्यूमर्स गेट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ चॉइस. तो ग्राहकों को भी अपनी चॉइस के हिसाब से माल सामान पसंद करने का मौका मिल जाता है. गवर्नमेंट इंटरफियरेंस इज़ नॉट देयर इन दिस सिस्टम. तो इस सिस्टम में गवर्नमेंट की कोई इंटरफियरेंस नहीं होती. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट. तो जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट के ऊपर ही बेस्ड होता है. इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन वाइल कीपिंग प्राइस मैकेनिज्म इन माइंड. तो कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन वो हम ले सकते हैं प्राइस मैकेनिज्म को माइंड में रखते हैं.